प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के टॉपिक पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अपमार्जक के विषय में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस शानदार शुरुआत को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम प्यारे साथियों देखेंगे कि अपमार्जक अपमार्जक पॉलीथीन तथा प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को पहुंचने वाले खतरों का अध्ययन अनेक समितियों ने किया है। क्या किया है कि प्लास्टिक कचरे के उपयोग के कारण पर्यावरण को जो पहुंचने वाला खतरा है ना, प्लास्टिक उपयोगों के माध्यम से जो पर्यावरण को एक खतरा उत्पन्न हो गया है, इसका अध्ययन अनेक समितियों ने किया है। इनके इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों के कारण पैदा हुई है। तो इन प्लास्टिक के इस्तेमाल से जो उत्पन्न हुई जो समस्याएं हैं, उन वो समस्याएं खामियों किसकी कमी से हुआ है? तो कचरा प्रबंधन प्रणाली की जो कमियां हैं, उन कमियों का ही खामियाजा ये है कि ये जो पर्यावरण के लिए जो पॉलीथीन जो एक प्रमुख समस्या के रूप में, मुख्य समस्या के रूप में क्या एक पैदा हो गई है। ठीक है, अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल के कारण खुली नालियों का प्रवाह रुकने, भूजल संदूषण संदूषण का मतलब प्रदूषण आदि जैसी पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती हैं। किसके कारण? जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो अधिक से अधिक रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आप खेती में देखिए, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, आप फैक्ट्रियों में देखिए, है ना, ये सब क्या है? ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अधिक से अधिक पॉलीथीन का आप देखते हैं, शहरों में जाते होंगे, बाजारों में नालियों में भरी पॉलीथीन, एक एक ये पूरी नाली की नाली फुल, तो पानी वगैरह निकास नहीं हो पाता, जिसके कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती हैं, है ना। प्लास्टिक रसायनों से निर्मित पदार्थ, यानी जो प्लास्टिक रसायन उनसे जो निर्मित पदार्थ है, जिनका इस्तेमाल विश्व भर में पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु को हम पैकेजिंग पैकिंग किस में करेंगे? पॉलीथीन में करेंगे, है ना। तो ये सब क्या, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक समस्या है और इसी कारण स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। और यही मानव के स्वास्थ्य, मानव संपूर्ण पृथ्वी जीवन में एक समस्या बनी हुई है। यदि अनुमोदित प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण किया जाए तो पर्यावरण अथवा स्वास्थ्य के लिए ये खतरा नहीं बनेगा। यानी पूरे नियम और कानून से ये सारी व्यवस्थाएं की जाए और उनका पुनः चक्रण यानी पुनः उपयोग में लिया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए, तो ये समस्याएं नहीं बनेंगी। ठीक है, प्लास्टिक एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीमर होता है, यानी मोनोमर नाम की दोहराई जाने वाली इकाइयों से युक्त एक बड़ा अणु है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर और मोनोमर ये दोनों क्या, जब एक हो जाती हैं तो इससे एक अणु बनता है, जिससे प्लास्टिक का निर्माण होता है। प्लास्टिक थैलों के मामले में दोहराई जाने वाली इकाइयाँ एथिलीन होती हैं। जो प्लास्टिकों का एक जो थैला होता है, जो पन्नियाँ होती हैं, जो जिलेटिंग होती हैं, वह क्या होता है? इसका एक का एकीकृत रूप होता है, जो एथिलीन के नाम से जाना जाता है ना। इसका एकीकृत रूप होता है। जब एलिथीन के अणु को पॉलीएलिथीन बनाने के लिए पॉलीमराइज किया जाता है, यानी ये जो एथिलीन के अणु है ना, पॉलीमर और मोनोमर के जो अणु है, इनको क्या बनाने के लिए? एथिलीन बनाने के लिए, यानी पन्नी बनाने के लिए इसमें पॉलीमराइज किया जाता है। ये कार्बन अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन को हाइड्रोजन से दो परमाणुओं से संयोजित किया जाता है। इसमें जो है तो क्या किया जाता है कि प्रत्येक कार्बन को हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद हैं।
प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता। जो प्लास्टिक होता है वह मूल रूप से विषैला नहीं होता और ना ही हानिप्रद होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले रंग और रंजक धातुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों से मिलकर बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें, अगर शुद्ध प्लास्टिक होगा वह जहरीला नहीं होता, वो ना ही वह हानिकारक होता, लेकिन उस प्लास्टिक को बनाने के लिए, उस प्लास्टिक के थैले को बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रंजक धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को प्रयोग किया जाता है। वो मानव जीवन के लिए खतरा, वो प्रदूषण का एक मुख्य प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंग और रंजक एक प्रकार का औद्योगिक उत्पाद है। जो रंग है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते तब समझ में आएगा। जो रंग प्रयोग किया जाता है, रंजक प्रयोग किए जाते हैं, ये एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं, है ना। ये उद्योगों में बनते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे जो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं वह कैसी होती है? वह चमकीली होती हैं, सुंदर होती है ना। तो उस सुंदरता के पीछे का जो राज है, जो गोपनीयता, वह रंग और रंजक है, और यही पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। फिर इनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला बनाने के लिए कि इनमें कुछ कैंसर को जन्म देने वाली संभावनाएं से युक्त होती है। जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं वो मानव को क्या है, कैंसर से भी प्रभावित करती हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में भी सक्षम होती है। यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, हमने सब्जी ले लिया, है ना, चावल दाल जो घरेलू यूज के हैं, हमने कोई भी सामान लिया, पन्नी में ले लिया, तो वो क्या है, वो जब गर्म होती हैं तो उनके जो अणु होते हुए उन खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, जिसके कारण एक जहर का भी कारण बन सकता है। रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसी जो भारी धातुएं होती हैं वे फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो जाती है। पन्नी में क्या, एक कैडमियम जैसी जो धातुएं होती हैं वह भी उस खाद्य पदार्थ में मिलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती है ना। प्लास्टिक साइजर अल्प अस्थिर प्रकृति का जैविक कार्बनिक एस्टर अम्ल और अल्कोहल से बना घोल होता है। जो प्लास्टिक साइजर होता है वह अल्प अस्थिर होता है, प्रकृति का होता है, जो जैविक यानी कार्बनिक एस्टर अम्ल और अल्कोहल का बना एक घोल होता है। क्या? प्लास्टिक साइजर। ठीक है, चलिए। वे द्रव्यों की भांति निथार कर खाद्य पदार्थों में घुस जाते हैं। जैसे जब हम कोई तेल लेते हैं, जब तेल को डालते हैं तो उसमें क्या, उसको हम बॉटल को उल्टा लटका, जो उसका तेल होगा वह पूरा निथर आएगा, है ना। निथर का मतलब होता है वो बूंद बूंद पर वो धीरे धीरे क्या खाद्य पदार्थों में घुस जाते हैं। ये केमिकल है ना, ये कैंसर पैदा करने की संभावना से युक्त होते हैं। जब हम इन भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो क्या कैंसर बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और स्टेबलाइजर अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन होते हैं। जो एक एंटीऑक्सीडेंट और स्टेबलाइजर ये अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन होते हैं जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान तापीय विघटन से रक्षा करते हैं। कैडमियम और जस्ता जैसा विषैला धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक थैलों के निर्माण में किया जाता है तो वे निथार कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं। जब हम खाद्य पदार्थों में जब ये मिल जाते हैं, इनको हम ग्रहण कर लेते तो हमें क्या उल्टियाँ हो सकती हैं, हृदय का आकार बढ़ सकता है ना। लंबे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण हो सकता है, नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक थैलियों का निपटान यदि सही ढंग से नहीं किया जाता है तो वो जल निकासी यानी नाली को भी प्रभावित करती है, मिट्टी को बंजर बना सकती हैं, जिसके फलस्वरूप नालियों में अवरोध होकर पर्यावरण को अस्वस्थकर बना देती हैं। इससे क्या होगा, हमें प्रयास करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए तथा इनका जो है तो पुनः चक्रण का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, चलिए। इनको रिसाइकलिंग किए अथवा रंगीन प्लास्टिक थैलों कचपे ऐसे रसायन होते हैं जो निथर कर जमीन के नीचे जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषाक्त होता है। यानी ये पन्नियाँ जो पॉलीथीन होती है इतनी जहरीली होती है कि यह अगर ज़मीन में रहेंगे तो ज़मीन को भी बंजर बना सकती हैं, और यह धीरे धीरे रिसकर भूगर्भीय यानी ज़मीन के अंदर तक चली जाती है। जो भूगर्भीय जो ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के गर्भ में जल है उसको भी जहरीला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीकी वाली रिसाइकलिंग इकाइयां नहीं लगी होती हैं, वे प्रक्रम के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से पर्यावरण के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। चलिए, जो उद्योग हैं, उद्योग क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें बेहतर तरीके से अगर इन पॉलीथीन को रिसाइकलिंग करने की जो इकाइयां हैं, जो यूनिट है, अगर वह नहीं लगी होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान यानी इन पॉलीथीन के निर्माण के दौरान वे जो क्या होते हैं, वो कंपनियां विषैले धुएं छोड़ती हैं जो पर्यावरण के लिए क्या एक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो इसीलिए ये चाहिए कि प्रत्येक उद्योग में जो है तो इनसे संबंधित रिसाइकलिंग के लिए एक यूनिट का जो है तो निर्माण करना चाहिए। प्लास्टिक की कुछ थैलियाँ जिनसे बचा हुआ खाना पड़ा होता है अथवा जो अन्य प्रकार के कचरे में जाकर गड़ मर जाते हैं, उन्हें प्रायः पशु अपना आहार बना लेते हैं। क्योंकि देखिए, मानव इतना लापरवाह इंसान है कि वह कोई भी खाद्य पदार्थ खाएगा, है ना, उपयोग करने के बाद उसी पॉलीथीन में रखकर वह क्या करेगा, फेंक देगा, उसका सही जगह डस्टबिन में नहीं डालेगा। तो बेचारे जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वह जो है तो मानसिक रूप से चेतना नहीं होती उनके अंदर, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, तो वो बेचारे उस थोड़े सी वस्तु को, थोड़ी सी चीज़ को खाने के लिए क्या करेंगे, उस पन्नी को भी खा लेंगे, उस पॉलीथीन को भी साथ में खा लेंगे, जिसके कारण उनके पेट में वही पॉलीथीन एकत्रित होते होते उनके मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हमने देखा है कि किस प्रकार पशुओं की मृत्यु हो जाती है, उनके शरीर के अंदर से पन्नी ही पन्नी, प्लास्टिक ही प्लास्टिक निकलती है। तो मानव को भी यह सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हमें अगर किसी को जीवन देने का हक नहीं है तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी हत्या का कारण बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नतीजे नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। प्लास्टिक बहुत ही कठोर है, वो दिखने में नॉर्मल होता है लेकिन उसका जब अपघटन होता है वह बहुत ही कठोर तरीके से उसको तो हमारी धरती माता भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वह हमारी धरती में जाकर हमारी धरती माता को ही बंजर बना रहा है। ठीक है, स्वभाव से अप्रभावनीय है, या उसे यदि मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिसर्चिंग को भी रोक सकता है। यानी अगर इसको मिट्टी में छोड़ दिया, अगर आप एकत्रित करके एक जगह मिट्टी में जो है तो उन पॉलीथीन को रख देंगे तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसमें वहाँ पास पानी तक भी नहीं जा पाता है ना। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे प्रायः स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डालते हैं। अनेक राज्यों ने तुलनात्मक दृष्टि से मोटे थैलों का उपयोग सुझाया है। यानी जो कई राज्य हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया है कि आप जो है तो प्लास्टिक को छोड़कर आप घर में जो कपड़े हैं उनको काटकर एक थैला बना सकते हैं, और अब जब आप मार्केटिंग करने जाएं, बाजार जाएं, तो कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए आप जो है तो उस थैले में का ही उपयोग करें। ठोस कचरे की धारा में इस प्रकार के थैलों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकेगा, क्योंकि कचरा बीनने वाले रिसाइकलिंग के लिए उनके अन्य कचरे से अलग कर देंगे। ठीक है, पतली प्लास्टिक थैली की पतली प्लास्टिक थैलियों की कोई खास कीमत नहीं मिलती और उनको अलग थलग करना भी कठिन होता है। ठीक है, जो कचड़े भी बीनने वाले होते हैं इसका बीनते तो हैं लेकिन इसका कोई खास कीमत नहीं मिलता, जिसके कारण उसको जो है तो वह इसको छोड़ देते हैं और अलग अलग करना भी कठिन होता है। यदि प्लास्टिक थैलियों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो इससे वे थोड़े महंगे हो जाएंगे और उनके उपयोग में कुछ कमी आएगी। देखिए क्या होता है कि जो हमारी जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वह हमें सस्ते दाम में मिल जाती है, क्योंकि वह पतली होती है, पतली में वजन में ज़्यादा चढ़ती है, तो उनको हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और कीमत भी कम होती है। लेकिन जब उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, उनकी मोटाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उनकी कीमत में वृद्धि होगी। जब कीमत में वृद्धि होगी और लोग खरीदेंगे तो जब लोग उसको खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी, वह महंगी हो जाएगी। जब वह महंगी हो जाएगी तो लोग क्या उसको खरीदना कम कर देंगे, है ना, खरीदना ही नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो मानव जीवन पे स्वास्थ्य प्रभाव पड़ रहा है ना, जो जीव जंतुओं की असामयिक मौत हो रही है, तो वो सब बंद हो जाएगी। ये एक छोटे से उपाय के लिए। ठीक है, चलिए,
फिर प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज़ की थैलियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें इन प्लास्टिक थैलियों के बजाय हमें जूट और कपड़े से बनी हुई थैलियों का ही उपयोग करना चाहिए, कागज़ की थैलियों का ही उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है वह भी कम होगा, है ना, मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और हमें सरकार को क्या करना चाहिए, वित्तीय प्रोत्साहन भी करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक जूट, कपड़े और कागज़ की थैलियों का प्रयोग किया जाएगा उस व्यक्ति को जो है तो राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, है ना, स्थानीय प्रशासन, है ना, राज्य शासन, जिला प्रशासन, इनके द्वारा जो है तो वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त दिया जाएगा, जिसके कारण क्या लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कागज की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है। अब एक समस्या और आ गई कि अब हम कागज बनाना है, कागज बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, क्योंकि कागज बनाने की जो कच्चा माल है, जो प्राथमिक सामग्री, वह हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। उनका उपयोग भी सीमित है और ये पेड़ भी हमारे सीमित है। यानी एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 2 से 4 साल का समय लगता है। आदर्श रूप से अगर बात करें तो केवल धरती में घुलनशील प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ही किया जाना चाहिए। जैविक दृष्टि से घुलनशील प्लास्टिक के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी है। तो इस प्रकार जो है तो हमें प्लास्टिक की थैलियों का भी सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और हमें तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।